हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मनमोहन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित यूपीएससी के उन प्रश्न पत्रों पर जो कि 2010 से 2019 के मध्य में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। और इसी सीरीज में मैं आपके लिए 2010 से 2019 के बीच की सारे के सारे प्रश्न पत्रों के क्वेश्चनों को हल कराने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ उन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है, हमें सबसे पहले इस बात का याद रखना होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स देते वक्त सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सावधानीपूर्वक सहजता के साथ उन क्वेश्चनों को हल करना है और उन्हें पढ़ना भी है। यानी यदि हम शालीनता ठंडे दिमाग के साथ उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो हमारे आंसर जो सही हैं वह भी गलत नहीं होंगे। और जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है, परंतु हमारा उद्देश्य है कि जो सही है या सरल है, हमें जो आता है, हमें वो गलत नहीं करना है। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यानी कि हमें 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों पर हमें विचार करना है और उसी के अनुसार जो क्वेश्चन नीचे दिया है उसके आधार पर हमें बात करनी है और इसी के आधार पर 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन पर सही का टिक लगाना होता है। क्वेश्चन है यानी कथन है हमारे कि पहला कथन दिया है मौलिक अधिकार, कथन 2 दिया है मौलिक कर्तव्य और कथन 3 दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमें कथन दिए हैं और इसी के नीचे हमें क्वेश्चन दिया है। इन पर हमें विचार करना है और इन्हीं तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सही बैठाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि भारत के संविधान का कौन से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए गए। पूछा गया है कि जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार हमारे मूल अधिकार का हिस्सा थे या मूल संविधान का हिस्सा थे। वहीं पर यदि हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य भी हमारे मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं थे, परंतु इसे बाद में जोड़ा गया था। लेकिन यदि हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर को टिक करना है और कथन के अनुसार हमें पढ़ना है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है कि प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय राज्य द्वारा या भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे, जिसमें एक वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छे से उन सभी को मिलने वाले अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था। यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी आधार पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमें कथन दिए गए हैं 3 और तीनों कथनों पर हमें विचार करना है और उसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है हमें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ए, कब? स्वयं अपनी पहल पर। कथन 2 है, यदि ऐसी सलाह मांगी जाए तब। और तीसरा कथन है, सिर्फ उन्हीं मामलों में
नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हों। इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। तो हमें बात करनी है कि जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है तो वह अपनी पहल पर नहीं देता। और कथन 2 है कि यदि वह ऐसी सलाह मांगे, हाँ, यह आंसर सही हो जाएगा कि यदि वह सलाह मांगे तभी उसे यह सलाह दी जाएगी कि उसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों पर राष्ट्रपति को सलाह देगा, ना कि सिर्फ उन्हीं मामलों पर जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति सलाह मांगे तभी हाई कोर्ट को सलाह देने का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका केवल कथन 2 ही सही है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसी के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को भी टिक करना है। क्वेश्चन है हमारा कि लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन हमें दिए गए हैं और चारों कथनों पर हमें विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो सही और गलत का अक्सर हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में सही पूछता है या गलत पूछता है, तो इस चीज़ को ना देखकर हम फटाफट से उस आंसर को लगा देते हैं जो हमारा 100% गलत हो जाता है। इसीलिए सही और गलत को अवश्य ध्यान दें। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है और लोक अदालतों से संबंधित होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया है लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमे के पहल की उनके समाधान का है, ना कि ऐसे मामलों के समाधान का है जो कि किसी न्यायालय में लंबित हैं। इसी के साथ हमें ऑप्शन बी दिया है लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल आपराधिक मामलों में नहीं है। इसी के साथ आइए देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी है हमारा प्रत्येक लोक अदालत, ऑप्शन सी, प्रत्येक लोक अदालत सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारों का ही हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं। और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो जैसा कि हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था कि लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमों के पहल के समाधान का होता है, तो यह बात गलत दी गई थी। इसी के साथ हमें ऑप्शन बी दिया गया था कि लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल आपराधिक मामलों में दखल नहीं होता, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। लोक अदालतों का सिविल मामलों के अलावा आपराधिक मामलों में भी दखल देने की बात होती है। इसी के साथ ऑप्शन सी है हमारा कि प्रत्येक लोक अदालत सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही हो सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं। तो यदि हम बात करें कि लोक अदालतों में वह व्यक्ति भी हो सकता है जो सेवानिवृत्त और सेवारत कार्य कर चुका हो, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में 1950 के रूप में किस रूप में शामिल किए गए थे। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 जो संविधान में 1950 में समाहित किया गया है, वह किस रूप में समाहित किया गया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है कि 1935 अधिनियम के दस्तावेजों को भारतीय संविधान के 1950 में किस रूप में शामिल किया गया है। ए, मौलिक अधिकारों के रूप में, बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का परिणाम में,
या फिर भारत सरकार की कार्यकारिका संचालन में। ये चारों ऑप्शन हमें दिए हैं और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिणाम ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जो कि 1950 के संविधान में समाहित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को सदन के या संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य होता है। हमें क्वेश्चन दिया है कि वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के किस सदन में बाध्य कर सकते हैं। ए भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य कर सकते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे कि केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ए राजस्व विभाग, बी आर्थिक एवं मामलों का विभाग, या ऑप्शन सी वित्तीय सेवाओं का विभाग, या ऑप्शन डी व्यय विभाग। तो यदि हम बात करें कि केंद्र में बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है हमारा आर्थिक मामलों का विभाग। काफ़ी सरल क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम्स के 2010 के पेपर में इसे पूछा गया है, जबकि वनडे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं और यही क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 के पेपर में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है हमें और उसके 2 कथन दिए गए हैं और उसी के आधार पर हमें इसमें उपरोक्त में से कौन सही है का आंसर बताना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 2007 में राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति आई थी और इसी के मामले में हमें इसके 2 कथनों पर विचार विमर्श करना है। तो आइए कथनों को भी पढ़ते हैं। यह नीति उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो कि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, किसी अन्य कारण से हुए अनैच्छिक विस्थापन पर नहीं। कथन 2 है, इस नीति का सूत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यदि हम बात करें कि इसमें हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यदि हम बात करें कि ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2, सी है केवल 1 और 2 और डी है 1 और 2 दोनों नहीं। तो यदि हम आंसर की बात करें, आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और दोनों कथन ही पुनर्वास स्थापन और पुनर्स्थापना नीति 2007 के संदर्भ में दोनों ही कथन असत्य हैं। यानी दोनों के दोनों कथन कैसे हैं, तो दोनों कथन असत्य हैं और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और दोनों। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी के आधार पर हमें इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में
हमें सही कथन पर आंसर देना है। तो सही पर आंसर देना है, यह खास बात मैंने आपको पिछले भी बताई थी। तो सही उत्तर का हमें आंसर देना है। तो यदि हम बात करें, ऑप्शन ए है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में एक से अधिक फॉर्मों की स्थापना कर सकता है। यह बात बिल्कुल असत्य है। एक से अधिक जिला फॉर्मों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। वहीं पर यदि हम बात करें कि जिला फोरम एक सदस्य महिला होगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही महिला सदस्य इसमें होगी, एक से अधिक भी महिला सदस्य इसमें हो सकती हैं। तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी के साथ यदि हम बात करें ऑप्शन सी कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहां की वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। यह मुझे बात सही लग रही है। इससे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, और ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कि किसी बेची हुई वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवा के संबंध में जिला फोरम में शिकायत राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के सामान्य हित में उनके प्रतिनिधित्व के दौरान या तौर पर की जा सकती है। तो यह बात भी बिल्कुल गलत है कि किसी भी वस्तु को प्रदान किए जाने पर उसमें सामान्य हित का होना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें 50 रुपये या 50 लाख रुपए से अधिक होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन